जिस तरह हमें ओशंस और कॉन्टिनेंट्स अभी दिखते हैं वो हमेशा से वैसे नहीं थे। एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, जो ब्रेक हो गया और अभी के वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ। कैसे, आइए देखते हैं। कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। इसकी सबसे पहली पॉसिबिलिटी दी थी अब्राहम ऑटिलियस ने 1596 में। फिर एंटोनी पेलेग्रिनी ने एक इमेज तैयार की थी जिसके अंदर 3 कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे। पर आखिरकार अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज की, जिसके अकॉर्डिंग एक सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया और इसको सराउंड कर रखा है एक लार्ज ओशन ने, पेंथिलिसिया। पेंजिया डिवाइड हो जाता है यूरेशिया और गोंडवाना में, जो नर्दर्न एंड साउदर्न कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं। फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं जिससे हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड तैयार होता है, प्रेजेंट वर्ल्ड मैप तैयार होता है। अल्फ्रेड वेगनर ने बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। पहला था मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि जिग्स ऑफ इट। जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो जो साउथ अमेरिका का कोस्ट लाइन है और जो अफ्रीका की कोस्ट लाइन है, ये दोनों आपस में जुड़े होने की बताते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी टाइम पे ये आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। सेकेंड है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से हमें पता चलता है कि जो साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन है और जो अफ्रीका की कोस्ट लाइन है, यहाँ की रॉक्स सेम एज की है, यानी कि 200 मिलियन ईयर्स अगो, जो जुरासिक एज की है। यहाँ पे सेम मटेरियल और सेम एज की है। थर्ड है टिलाइट, जिसके अंदर प्रोलॉन्गली हम बहुत टाइम तक आइस में रखते हैं किसी चीज़ को, तो जब वो बाहर निकलती है तो अपने निशान छोड़ देती है। ऐसे ही निशान इंडिया और 6 अदर जगहों पर पाए गए, जिसके अंदर अफ्रीका, मदागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्लैंकलैंड आइलैंड भी पाया गया। बट क्योंकि ये बहुत सारे इसमें से अर्थ इक्वेटर के पास में लोकेटेड हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इन सब के अंदर आइसोलेशन इतना तो हो रखा होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हर टाइम, मतलब बहुत पहले भी ये इक्वेटर पर लोकेटेड नहीं थे। फोर्थ है प्लेसर डिपॉजिट्स, जिसके अंदर हम जब भी गोल्ड पाया जाता है तो उसका सोर्स भी उसके पास में होता है। जबकि गोल्ड घाना कोस्ट पे पाया तो गया, बट उसका सोर्स वहां पे नहीं मिला। उसका सोर्स था ब्राजील के अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि कभी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अब इंडिया, अफ्रीका और मदागास्कर के अंदर लेमुरियास के डिपॉजिट पाए गए, तो इससे प्रेडिक्ट किया जाता है कि इन तीनों को कनेक्ट करने वाला एक लैंड हुआ होगा जिसको लेमुरिया बोलते हैं। अब एक और बात करें तो मेसोसॉरस, जो कम पानी में ही रहते हैं, उसके स्केलेटन्स साउथ अफ्रीका और ब्राजील के अंदर पाए गए, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि मेसोसॉरस 4800 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं कर सकते, जो भी ओशन का डिस्टेंस, तो ये तो पॉसिबल है। अब उन्होंने बहुत सारे फोर्सेस भी बताया कि जो इन सारी ड्रिफ्टिंग के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। पहला उन्होंने बताया पोल फ्लिंग फोर्स, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। इसकी वजह से ही इक्वेटर के अंदर एक बल्ज क्रिएट हुआ। सेकेंड फोर्स उन्होंने बताया टाइडल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लगा है सन और मून के। अब ये दोनों फोर्सेस बहुत लंबे टाइम तक अगर लगाया जाए तो शायद कॉन्टिनेंटल मूव कर सकते हैं, प्लेट्स मूव कर सकती है, बट साइंटिफिक कम्युनिटी ने इन सोर्सेस को इनएडिक्वेट माना। इसलिए पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज आई, जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद आई, रिसर्च के बाद। उसके अंदर फर्स्ट थी कन्वेंशनल करंट थ्योरी, जिसके अंदर आर्थर होम्स ने कहा कि जिस तरह कन्वेंशन करंट्स हमारे सरफेस पे चलते हैं, हमारे ओशंस में होते हैं, ठीक वैसे ही मेंटल में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव कर सकते हैं। सेकंड बताया गया मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। हमारा ओशन फ्लोर बहुत डायनेमिक है, कभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंचेस है, कभी वॉल्केनोज है, कभी मिड ओशनिक रिज है। तो ओशन की क्रस्ट कॉन्टिनेंट की क्रस्ट से काफ़ी बाद में बनी है, तो ये काफ़ी यंग है।
ये बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारा लावा बाहर आता है और उसकी वजह से नई क्रस्ट बनती है। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है: कॉन्टिनेंटल मार्जिन, अपसेल फील्ड और मिड ओशनिक रिज। कॉन्टिनेंटल मार्जिन वो एरिया है जहाँ से कॉन्टिनेंट खत्म होता है और ओशन शुरू होता है। इसके अंदर सबसे पहला आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहाँ पे ओशन की स्टार्टिंग हो रही है और कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है। फिर धीरे धीरे स्लोप आने लग जाता है जिसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, और फिर शुरू होती है डीप सी ट्रेंचेस। अब जो डीप सी ट्रेंचेस हैं इसको हम एब्सेल प्लेन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन खत्म हो जाती है और उससे मिड ओशनिक रिज के बीच में जितना भी डिस्टेंस है वो ये लेती है। मिड ओशनिक रिज एक माउंटेन चेन है जो ओशन के अंदर होती है। इसके अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। ओशन और कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये हमें पता चलता है कि अटलांटिक ओशन के बीच में जो लाइन है वो मिड ओशनिक रिज के एकदम ऊपर है, जहाँ पे बहुत ही शैलो फोकाई रहती है। जबकि अगर हम हिमालयास की बात करें या रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक में होती है, पैसिफिक में जो रिम है उसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस हैं और ये जो होती है यहाँ पे डीप सीटेड अर्थक्वेक्स होते हैं। मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे जो मिड ओशनिक रिजेस होती है वहाँ पे फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं जिससे बहुत सारा लावा बाहर आता है। इन रिजेस के पास वाली रॉक्स बहुत यंग होती है क्योंकि लावा से बनी है जो अभी बाहर आया है, और जो इससे दूर होती है बहुत जो इक्वल डिस्टेंस पे होती है वो ओल्ड होती है और काफ़ी सिमिलैरिटी शो करती है। ओशन की क्रस्ट काफ़ी यंग होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो 3200 मिलियन ईयर्स पुरानी भी हो सकती है, जबकि ओशन की क्रस्ट 200 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होती। ओशन क्रस्ट और इसके सेडिमेंट्स बहुत पुराने हो सकते हैं और काफ़ी पतले भी होते हैं। जितना डीप ओशन होता है उतनी ही डीप उसकी अर्थक्वेक होती है, जबकि मिड ओशनिक रीजस में शैलो फोकाई होती है और शैलो अर्थक्वेक आती है। इनको लेड हेस ने 1961 में नाम दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो ये इरेगुलर शेप्ड स्लैब होते हैं जो एटमॉस्फेयर पे फ्लोट करते हैं। इनकी थिकनेस 5 से लेकर 100 किलोमीटर होती है ओशनिक प्लेट में, और कॉन्टिनेंटल में 200 किलोमीटर होती है। ओशनिक प्लेट वो होती है जिसके अंदर ज़्यादा एरिया ओशन कवर करे, और कॉन्टिनेंटल प्लेट वो होती है जिसके अंदर ज़्यादा एरिया कॉन्टिनेंट कवर करे। अब मेजर प्लेट्स है 7, जैसे अंटार्कटिका की, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, पैसिफिक की, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट की, अफ्रीका की प्लेट की और यूरेशिया की प्लेट की। अब कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं जैसे कोकोस प्लेट जो सेंट्रल अमेरिका से पैसिफिक के बीच में जाती है, नास्का प्लेट जो साउथ अमेरिका से पैसिफिक के बीच में जाती है, अरेबियन प्लेट जो सऊदी अरेबिया का पार्ट कवर करती है, फिलीपीन प्लेट जो एशियाटिक से और पैसिफिक के बीच में होती है, कैरोलिन प्लेट जो फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में होती है, फ्यूजी प्लेट जो नॉर्थ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया के। अब 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती है: डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांस। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्रस्ट बनती है नहीं। इसके अंदर क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है और जहाँ पे दूर जाती है ना उसको स्प्रेडिंग साइट बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के अंदर क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ पे एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट से टकराती है और जिस जगह पर ये टकराती है उसको सबडुगेशन जोन बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्रस्ट ना तो बनती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ पे एक दूसरे से स्लाइड हो जाती है प्लेट्स, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट की बात करें तो यह हमें बताती है कि कितनी फास्ट या कितनी स्लो एक प्लेट मूव करती है। जनरली हमें पता नहीं चलता क्योंकि कुछ सेंटीमीटर्स का ही होता है। सबसे स्लो मूव करती है आर्टिक रिज जो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम मूव करती है, और सबसे फास्ट मूव करती है ईस्ट पैसिफिक रिज जो मूव करती है 15 सेंटीमीटर पर ईयर। कुछ फोर्सेस है प्लेट मूवमेंट के।
प्लेट मूव करती है पर उनके नीचे की रॉक्स भी सर्कुलर मूवमेंट शो करती है। पहले मैग्मा हीट अप होकर ऊपर आ जाता है और फिर कूल डाउन होकर वापस नीचे जाता है। इससे एक सर्कुलर मोशन होता है और बार बार रिपीट होता जाता है। ये हीट दो कारणों से होती है, रेडियो एक्टिव डिके और रेसिडुअल हीट। अब इंडियन ओशन की मूवमेंट की बात करें तो जो इंडियन ओशन है और वो इंडिया तो लेती ही है, पेनिनसुला इंडिया तो होता ही है, उसके साथ साथ वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस भी होता है उसके अंदर। अब इसका नॉर्थ में है हिमालयाज जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ईस्ट में है रखियोमा माउंटेन्स म्यांमार के, और ईस्टर्न है वो है स्प्रेडिंग साइड जो ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में। वेस्ट में होते हैं खिरतन माउंटेन्स जो पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया एक आइलैंड था जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास में था। फिर इसको तिथिस सी ने सेपरेट कर रखा था एशिया से 225 मिलियन ईयर पहले। 140 मिलियन ईयर पहले तो ये 50 डिग्री साउथ पर था। फिर 40 से 50 मिलियन ईयर पहले ये एशिया से टकराया और हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ साथ डिक्कन प्लेट का फॉर्मेशन हुआ जो लावा बाहर आने से बने। सो हियर वी आर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बट अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज इन कमेंट बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।